Hello everyone, you all are welcome to our Sankalp Educare online coaching classes. My name is Rama and I am a chartered accountant by profession, and here I am going to teach you the business mathematics that will cover 40% of your paper number 3. So let's start with today's lecture. So first we will talk about our content or course. So as you know, this is your paper number 3. और कितने नंबर का है भाई पेपर नंबर 3? 100 मार्क्स का। अब इस पेपर नंबर 3 में आपके क्या क्या है? तो इस पेपर नंबर 3 में आपके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज मैथ्स, सेकंड इज एलआर एंड द थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। राइट, हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके ये वाले 40 नंबर, दैट इज मैथ्स, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब इस 40 नंबर में आपके कितने चैप्टर है और उनका क्या क्या वेटेज है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में, ठीक है, वो सब देखते हुए हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ। द फर्स्ट चैप्टर इज रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। सेकेंड चैप्टर इज इक्वेशंस। थर्ड चैप्टर इज inequalities. Fourth chapter is mathematics of finance. Fifth chapter is PNC, permutation and combination. Sixth chapter is sequence and series. Seventh chapter is sets, relations and function, and eighth chapter is differentiation and इंटीग्रेशन। तो ये 8 चैप्टर आपके कोर्स में। इन 8 चैप्टर में से आपको लगेगा कि कुछ चैप्टर्स आपने पहले बचपन में पढ़ रखे, एक दो चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स वो आपने अप टू 10th क्लास तक कहीं ना कहीं पढ़। मैं बता देती हूँ कौन कौन से 11-12 के हैं। एक तो ये वाला चैप्टर पीएनसी, ये आपके 11-12 का है। दूसरा है सेट्स रिलेशन फंक्शन, ये भी 11-12 का है। और थर्ड है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। हालांकि पीएनसी और सेट्स रिलेशन जो है वो बिल्कुल ही लॉजिकल है, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो जितने भी चैप्टर है उसमें मैथ्स और फाइनेंस यानी टीवीएम को छोड़ दो, बाकी जितने भी चैप्टर है वो सब आपने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ रखे। अब मैथ्स और फाइनेंस जो चैप्टर है वो सबके लिए नया है, और ये चैप्टर ऐसा है जो आपके इन फ्यूचर यानी अप टू सीए फाइनल और उसके आगे रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाला है। तो एक ये चैप्टर जो है वो अलग है। तो ये है आपका मैथ्स का कोर्स। अब हम देख लेते हैं इनका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आईसीएआई ने इनको कितने कितने मार्क्स अलॉट कर रखे हैं। तो कहाँ है भाई हमारा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन? ये रहा। आ जाओ वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखो सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट ए 40 नंबर टोटल। अब इस 40 नंबर का परसेंटेज है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 3 चैप्टर कौन कौन से? रेशियो, प्रपोर्शन, इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। ये तीनों चैप्टर मिला के आपको 40 नंबर का कितना परसेंट दे रहे हैं? 20 से 30%, दैट इज 8 to 12 मार्क्स। कितना? 8 to 12 मार्क्स। सेकेंड इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज माई टीवीएम, ठीक है। ये आपको 40 का कितना दे रहा है? 12 से 16 नंबर। कितना दे रहा है? 12 से 16 नंबर। मैंने अभी बोला था कि टीवीएम चैप्टर यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर जो है वो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में जो रिमेनिंग चैप्टर यानी पीएनसी, सीक्वेंस, सीरीज, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो मिला के कितना है? 30 से 50%, यानी 12 से कितना हो गया? 20, ठीक है। तो ये है आपका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स ड्यूरेशन की। भाई इन 8 चैप्टर्स को कवर करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, तो देख लेते हैं। हम एक बार हम चैप्टर वाइज देखते हैं। पहले अप्रोक्स मैं आपको बता देती हूँ रफली कि ऑल ओवर कोर्स को कवर करने में हमें 55 से 60 घंटे यानी 55 to 60 आवर्स लग जाएंगे। इतना मैक्सिमम 60 आवर मैक्सिमम है। इतने में हम अपना पूरा कोर्स ब्रीफली एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।
अब इंडिविजुअल चैप्टर्स में देख लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन, उसमें मुझे 1 हफ्ता लगेगा क्योंकि हमें एक एक क्वेश्चन इवन एडिशनल भी करने हैं। आपका जो मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज के अलावा पीछे आईसीएआई ने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं। हालांकि वो क्वेश्चन सब लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ही टफ और अच्छे लेवल के, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसलिए हम इसको कितना ले रहे हैं, 1 हफ्ता। सिमिलरली इक्वेशन में भी कितना लगेगा, 6 to 7 डेज। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मैक्सिमम 2 दिन लेके चलते हैं। उसके बाद में है मेरा फोर्थ मैथ्स ऑफ फाइनेंस। जैसे कि मैंने बताया कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपके ज़्यादा टाइम लेने वाली हूँ, जो है तुम्हारा 10 से 12 दिन, जो है तुम्हारा 10 से 12 दिन, और 10 से 12 दिन में तुम्हें मज़ा भी बहुत आने वाला है। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगेन इसमें 7 डेज, सीक्वेंस सीरीज 7 डेज, सेट सिलेक्शन 5 to 6 डेज, और लास्ट में है बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये मेरा 10 से 12 दिन। तो ऐसे अगर मैं टोटल काउंट कर रही हूँ तो मेरे 55 से 60 घंटे, यानी हमारी रोज़ की एक क्लास होगी 1 से सवा घंटे, और ऐसे करके हम 55-60 घंटे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे कोर्स में क्या क्या है और उनका वेटेज क्या है। अब हम बात करते हैं आगे। अब मैं सीधा आपके कोर्स पे नहीं आऊँगी, क्यों? क्योंकि कोर्स समझाने से पहले, कोर्स में आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स ऑफ मैथ्स बताऊंगी। रीज़न बीइंग, काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो नॉन मैथ्स है, 11th-12th में जिसके मैथमेटिक्स नहीं था, तो उनको एक थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा डर है कि हम मैथ्स कैसे करेंगे। तो मैंने उसी डर को ख़त्म करने की थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है, और मैं मान के चलती हूँ कि आपके लिए कोशिश रंग लाएगी और आप बहुत अच्छे से आगे मेरे साथ कोप अप करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स ऑफ मैथ्स है, आपके कुछ पॉइंट्स है जिसको हम कवर करेंगे, जो आगे आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। भाई कंसेप्ट तो सबके लिए हर चैप्टर में नए हैं, जो नॉन मैथ्स है, मैथ्स है, लेकिन जो कैलकुलेशन है ना, वो सबके लिए पुराने, और बच्चे वहीं पे क्या खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। तो उस कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज मेरी जो पूरी क्लास है वो इसी में जाएगी। अब इसमें कुछ टॉपिक्स है जो हालांकि आपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार मैं वापस आपको रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहला है मेरा नंबर लाइन। याद कर लो बच्चों, कब पढ़ा था इसको आपने, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। 0 स्ट्रेट लाइन, इस 0 के राइट साइड में सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर्स है, नेगेटिव। यानी नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव। जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ते हैं नंबर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं नंबर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये है मेरी नंबर लाइन। इसी नंबर लाइन को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ टाइप ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा टाइप ऑफ नंबर में आता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स। क्या मुझे कोई इस नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर शो कर सकता है? प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट विथ 1 एंड अप टू कितना, इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और कहाँ खत्म होते हैं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी मेरी नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट आता है मेरा होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होते हैं भाई, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, और उसके साथ आप क्या जोड़ दो,
जीरो को जोड़ दो तो आपके क्या बन जाएंगे, होल नंबर। क्या बोला मैंने, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यानी अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे होगा ये, यानी इसका सेट क्या बनेगा, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, नंबर लाइन में कहाँ से शो करूंगी, जीरो से, यानी जीरो से लगाकर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मेरे नंबर्स कैसे नंबर है, होल नंबर। थर्ड, अब एक और टर्म आती है, मैंने बोला नेचुरल और होल, एक और टर्म आती है इंटीजर्स। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीजर्स और होल नंबर में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। होल नंबर और उनके नेगेटिव्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, यानी इंटीजर। जैसे होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2, अब जीरो का तो कोई नेगेटिव 1 2 3 4, अब इनके नेगेटिव क्या हो गए, -1 -2 -3 -4, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और जैसा कि हिंदी में मैंने बोला पूर्णांक, पूरा पूरा अंक, क्या बोला मैंने, पूरा पूरा अंक, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो याद रखना, होल नंबर तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स मतलब होल नंबर और उनके रेस्पेक्टिव नेगेटिव्स, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। लिख देती हूं मैं यहां पे, whole numbers and their नेगेटिव्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे 1 -1 2 -2 -4, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। इसके बाद में आता है मेरा नेक्स्ट रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, परिमेय संख्या। मैम बोलोगे आप क्यों पढ़ा रहे हो, आगे आपके एक चैप्टर है सेट्स, रिलेशन और फंक्शन करके, वहाँ पे ये सब आपके टर्म्स आने वाली है। इससे अच्छा है कि इसको हम क्या कर लें, अभी याद कर लें, अभी समझ लें। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर प्रेजेंटेड in form of p upon q, that is fraction, where p and q are integers and q is not equals to 0। क्या बोला मैंने कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p upon q, that is fraction, where p and q are integers and q is not equals to 0। q not equal to 0 क्यों भाई, सपोज 3/0 लिख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। किसी के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो रेशनल नंबर क्या, नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे तुम, जैसे रेशनल नंबर क्या हो गया, एग्जाम्पल लिखो रेशनल नंबर का, जैसे -1/3, 5/4, 6/10, ये सब कैसे नंबर है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दीज आर रेशनल नंबर। तो इसको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, बिल्कुल। ये सारे क्या है वैसे, ये सारे हैं इंटीजर्स। और रेशनल नंबर जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ये 1 2, इसके बीच में रेशनल नंबर जैसे आ गया आपके यहाँ पे आएगा क्या, 1/3, यहाँ पे 2/3। तो ये सब कैसे हैं, रेशनल नंबर है। उसके बाद में आता है आपका इर्रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ, √3 विच कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते वो कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर, √3।
रूट थ्री को क्या हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रूट थ्री जो है वो इंटीजर नहीं है। जब आप रूट थ्री की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी जिसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हो गए। तो रूट थ्री की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है। तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल। रूट फोर रेशनल है या इरेशनल? रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? +-2 इंटीजर होती है। इसको हम फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं, बिल्कुल, 2/1। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल। रूट 7 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल। अगेन रूट 7 की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है। कैसे आएगी? नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में आएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? नेचुरल विच स्टार्ट विथ 1, होल नंबर विच स्टार्ट विथ 0, इंटीजर्स, होल नंबर एंड देयर रेस्पेक्टिव नेगेटिव्स। उसके बाद में रेशनल प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में इरेशनल नंबर जो कि रेशनल नहीं है, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल रूट 3, रूट 7, रूट 2। उसके बाद में सिक्स्थ, प्राइम नंबर। सुना है? बता देती हूँ। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड देमसेल्फ, मतलब कि जो खुद से और एक से डिवाइड होते हैं। एग्जांपल बता दो। 2, 3, 5, 7, ये सब कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। 11 एक्सेट्रा, मतलब कि ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और अब ये जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं नंबर लाइन पे, ये सब कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। एक और छोटा सा रिकैप वापस दे देती हूँ मैं। क्या पढ़ा हमने? पहले नंबर लाइन पढ़ी। नंबर लाइन यानी मिडिल में 0, राइट साइड में क्या है? सारे पॉजिटिव वैल्यूज, और लेफ्ट में क्या है? नेगेटिव वैल्यू। अब नंबर लाइन पे हमने कुछ टाइप ऑफ नंबर्स को प्लॉट किया। सबसे पहला नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। दूसरा होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, यानी पूर्ण संख्याएं। तीसरा इंटीजर्स, होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। उसके बाद में रेशनल विच कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल मैंने आपको बताया, -1/3, 5/4, 6/10, ये सब कैसे हैं? रेशनल नंबर है। उसके बाद में इरेशनल नंबर, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट जो रेशनल नहीं है वो सब कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद में प्राइम नंबर, जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिविजिबल है। और ये सारे नंबर कैसे नंबर है? रियल नंबर। तो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ नंबर्स और लाइन का गेम खत्म होता है। इसके बाद एक छोटी सी चीज, जैसे कि मैंने आपको नंबर लाइन बताई, उसमें एक साथ बता देती हूँ अगर आपको पता हो। जैसे जैसे नंबर लाइन के हम राइट साइड में जाते हैं नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है, और लेफ्ट साइड में आते हैं नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो उसी को ध्यान में रखते हो मुझे एक चीज बताओ, ये साइन का मतलब तो पता है ना? ग्रेटर देन, लेस देन, यही आपको बताना है। -2 और -5, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? कौन सा साइन लगाना चाहिए मुझे? किस साइड लगाना चाहिए? तो -2 इज ग्रेटर देन -5। आप बोलोगे मैम 2 5 से बड़ा कब हुआ? भाई वो -2 है और वो -5 है। तो -5 क्या आएगा? -2 के बाद में आएगा। तो -5 -2 से क्या हुआ? छोटा। अभी मैंने बोला 0 के लेफ्ट साइड में जैसे जैसे बढ़ोगे वैल्यूज क्या होगी? कम होगी। तो -2 इज ग्रेटर देन -5। उसके बाद में 6 और -8, कौन सा बड़ा हुआ? 6 इज ग्रेटर देन -8। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अब आपको बताती हूं सेकंड पॉइंट, दैट इज योर बोर्ड मास रूल। पढ़ा है बचपन में कभी? क्या होता है बोर्ड मास रूल? बोर्ड मास जो है वो एक्रोनिम है किसी टर्म का। अब एक्रोनिम किसका है? तो इसके हर वर्ड का, हर लेटर का मतलब है BOD, सॉरी, BODMA और S। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब
डिवीजन, m मतलब मल्टीप्लिकेशन, a मतलब एडिशन और s मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल क्या बोलता है? बोर्ड मास रूल क्या है? किसी भी सम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि भाई किसी भी सम को आप किस वे में, किस प्रोसेस में सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको दिया गया है बोर्ड मास रूल। अब यहाँ पे तरीका दे रखा है। सबसे पहले बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल से बता देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट में मैंने लिखा 6 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 32 माइनस 2। अब इसको मुझे सॉल्व करना है इस रूल को लगाते हुए, इम्प्लाई करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितना है मेरे पास? एक। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हुए मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट में भी देखो पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो 6 प्लस 2 इंटू 4 8। उसके बाद में 8 डिवाइड बाय 4 कितना आया ब्रैकेट की वैल्यू? जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई 14 प्लस 32 माइनस 2। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? अगर बाहर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में अब ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ खत्म हो गया, अब डिवीजन। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 2 इंटू 14 प्लस 32 माइनस 2। अब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन है। 14 इंटू 2 कितना होगा? 28 प्लस 32 माइनस 2 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो कितना हो गया? 60 माइनस 2 58। ये आपका आंसर किसके हिसाब से? बोर्ड मास के हिसाब से। तो बोर्ड मास रूल आपको क्या बताता है? किसी भी सम को सॉल्व करने का तरीका बताता है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम। 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 माइनस 10। अब इसमें सबसे पहले हम क्या, अब यहाँ पे कोई तरीके का ब्रैकेट नहीं है ना ही ऑफ है, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन। तो 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 4 इंटू 7 माइनस 10। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो 40 प्लस 4 इंटू 7 28 माइनस 10। अब क्या सॉल्व करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कितना हो गया? 68 माइनस 10 दैट इज 58। तो ये था आपका बोर्ड मास रूल। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। वीडियो पॉज करके एक बार खुद करें। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 और 5 कितना हो गया? 14 डिवाइडेड बाय, सॉरी 14 नहीं, 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन। तो 25 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे? 25 माइनस का कितना? 12 प्लस 3। तो कितना आ गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन। 25 और 3 28, 28 और माइनस 12 कितना हुआ? 16। तो ये था आपका बोर्ड मास रूल। तो हमने दो चीज़ें कवर की, एक तो नंबर लाइन और दूसरा किया है हमने टाइप ऑफ नंबर्स, और तीसरा किया है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये तरीका होता है किसी भी सम को सॉल्व करने का। उसके बाद में हम आते हैं इसी बोर्ड मास रूल में। अब मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, माइनस प्लस। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। अब अभी हमने देखा नंबर लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़, जब तक पॉजिटिव है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों आ जाते हैं, यानी नेगेटिव भी आती है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में दिक्कत आती है। कब? जब आपको साइन लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ माइनस का 5 प्लस का 4, बताओ आंसर क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? मैडम प्लस माइनस माइनस।
यही बोलोगे, प्लस माइनस माइनस, तो लिख दिया मैंने प्लस माइनस माइनस, कितना आएगा 5 में से 4 गया 1, साइन किसका लगेगा, आपने भी बोला प्लस माइनस माइनस, लगा दिया, आपने भी बोला क्या, प्लस माइनस माइनस लगा दिया। अब अगर यही मैं उल्टा कर दूं, 5 माइनस का 4 और प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना 1, अभी आपने बोला ना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 नहीं, ये जो प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये रूल जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, किसके लिए है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये क्या बोल रहे हैं मैम, हाँ ये जो प्लस माइनस माइनस ये सारे रूल किसके लिए हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब हम माइनस प्लस वाले जोड़ भाग के गुणा भाग करते हैं तो उसमें कैसे करना है, जैसे कि आपको दे रखा है माइनस का 3 और माइनस का 2, 3 और 2, देखो दोनों के जो साइन है वो क्या है, सेम है, यानी 3 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 3 और 2 5, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, राइट। तो जब दो नंबर्स के साइन सेम हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और साइन भी क्या लगता है उनका। लेकिन अगर दो नंबर्स के साइन क्या हो, डिफरेंट हो, यानी एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका आएगा, जो संख्या जिस नंबर की जिस साइन की संख्या क्या है, बड़ी है, जैसे कि माइनस का 6 और प्लस का 8। अब देखो एक नंबर जो है वो माइनस का है और एक नंबर जो है वो प्लस का है, तो होगा तो क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 और 6 गए 2, साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से कौन से साइन वाली जो नंबर है, कौन से साइन वाली संख्या बड़ी है, प्लस साइन वाली, यानी 8 क्या है, बड़ा है 6 से, तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का। अब आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दे रखा है तो हम क्या मानते हैं, प्लस, यानी वो किसका कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। एक और एग्जांपल, माइनस का 15 और प्लस का 24, कितना आ गया, 24 प्लस का है और 15 किसका है, माइनस का, 24 प्लस का है और 15 किसका है, माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना आएगा 9, लेकिन प्लस का या माइनस का, किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। अब और माइनस का 11 माइनस माइनस का 6, इसको सॉल्व करो, माइनस का 11 और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं माइनस का 6, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, अभी हमने पढ़ा बोर्ड मास रूल, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट, तो माइनस, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका सिंपल रूल जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगाते हो, क्या, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 11 है और प्लस का 6 है, तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कितना आएगा 5, माइनस का आएगा या प्लस का, कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा माइनस प्लस वाला। याद रखना जो ये रूल है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई करके ये रूल सॉल्व हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि ये रूल हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगाना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसका ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर दो नंबर्स का साइन सेम होगा तो आपस में ऐड होगी और वापस क्या आ जाएगा, सेम साइन। लेकिन अगर दो नंबर्स का साइन अपोजिट है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन कौन सा आएगा, जिस साइन वाली नंबर जिस जो नंबर क्या है, बड़ा है, उसका क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला टॉपिक हम देखते हैं एलसीएम एंड HCF। LCM एंड HCF फुल फॉर्म क्या होती है भाई, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला मैंने,
LCM is least common multiplier and HCF is highest common factor. अब बचपन में पढ़ा था हमने, इसके से फ्रैक्शन निकालते थे, ठीक है। अब मैं पहले एग्जांपल दे देती हूँ आपको निकाल के बताना है, उसके बाद में हम बात करेंगे। मोस्टली हमारे एलसीएम कैलकुलेशन में काम आता है, जैसे कि 24 एंड 72, इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। तो सबसे पहले इसके फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 24 ऐसे बचपन में करते थे, हो गए, ठीक है। अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 18 इंटू सॉरी वेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने इसके फ्रैक्शन लिख दिए, फैक्टर्स लिख दिए, फ्रैक्शन है सॉरी फैक्टर्स है। इसका फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर, यानी चॉइस में पहले 2 का भाग दिया, कितना है 12, फिर 12 में वापस 2 का भाग दिया 6, 6 में वापस 2 का भाग दिया 3, अब 3 में किसका भाग जाएगा 3। तो ये चॉइस के क्या आ गए फैक्टर्स, और ये आ गए 72 के फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, और एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता है। मैंने क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटा से छोटा नंबर जो जिसमें इन दोनों का क्या जाता है, भाग जाता है। मतलब इससे और कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का एक साथ भाग जाता है। और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाता है, यानी इससे बड़ी अब कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में, यानी जो दोनों जिससे ये दोनों क्या है, डिविजिबल है। तो पहले हम LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए हमें क्या रखना है, पहले HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद में LCM। LCM मैंने क्या बोला, अब बचपन में याद करो, HCF मतलब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में ये दोनों इनका कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन, जो कॉमन कॉमन है दोनों में, वो लेने हैं फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आया भाई HCF, 4 ने 8, 8 3 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, यानी चॉइस से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाता है। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में क्या आ जाएगा, ये तो है ही, और साथ में इसको क्या जोड़ दो, ये तो है ही, अब बचा क्या, सिर्फ 3। तो कितना आ जाएगा वापस 72, यानी ये छोटा सा छोटा मल्टीप्लायर है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 24 और 72 दोनों का क्या जाता है, एक साथ भाग जाता है, दोनों एक साथ डिवाइड होते हैं। तो ये था आपका LCM और HCF। एक बार वापस देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि 30 एंड 48, इन दोनों का आपको LCM भी निकालना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 30 15, अब किसका जाएगा, 3 का 5, 48 में देख लेते हैं हम। 48 की जगह मैं फिर 45 ले लेती हूँ, एक बार इजी रहेगा थोड़ा। तो 3 का जा रहा है 15, फिर 3 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है। अब 30 के फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, और 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे सबसे पहले HCF निकालना है। HCF मतलब दोनों के जो कॉमन फैक्टर से, नाम ही क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक तो 5 है और एक 3 है। तो HCF कितना हुआ, 3 इंटू 5, यानी
15 कितना, यानी 15 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें इन दोनों का, जिसका भाग इन दोनों में जाता है, जिसका भाग, यानी 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में एक साथ जाए। उसके बाद में एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो ये तो है ही, उसके बाद में कितना जाएगा, 3 इंटू 5 तो है ही, उसके अलावा 3 बच गया और 2 बच गया, तो कितना आया, 3 बच गया और 2 बच गया, कितना आया, 15, 45, 8 15, 30, 30 3 3 9, 90। मतलब कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, 90 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग क्या हो, एक साथ जाता हो। देख लो पहले, चेक कर लो, 90 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग एक साथ जाता हो। 60 लाओगे तो 45 का भाग नहीं जाता, तो 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग क्या जाता है, एक साथ जाता है। तो एलसीएम क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे 60 एंड 100 ले लो, 60 एंड 100 या 60 एंड 72 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 60 के फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं। सेवेंटी टू 30 18 लिख देते हैं इनको फैक्टर्स में। 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 72 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में जाता है, यानी किसमें, 60 और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो क्या आएगा, दो कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है और एक ये कॉमन फैक्टर, तो कितना है एच सी एफ, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 12। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 12 से छोटी हो सकती है लेकिन 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में एक साथ जाता है। अब मैं बात करती हूँ एल सी एफ। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 तो है ही, उसके अलावा क्या क्या बच गया उसको भी उठा लो, 5 बच गया, 2 बच गया और 3 बच गया, यानी एचसीएफ के अलावा जो बच जाते हैं उनको भी उठा लो, तो क्या आ जाएगा एलसीएम। तो कितना आया, 12 तो है ही, 12 पंजे 60, 60 और 6 160, तो यानी 360 से छोटी संख्या कोई नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग एक साथ जाता है। तो ये था मेरा एलसीएम और एचसीएफ। ये आगे आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे हेल्प करेगा। ये तो मैंने आपको अलग से बताया, जैसे 4/15 प्लस 3/5, 4/15 प्लस 3/5। अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम। सोच के बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता है क्या है, 15। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15 इंटू 5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 15 इंटू 5 कर देते हैं। लेकिन जिसको एलसीएम का मतलब पता है वो अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए फट से दिमाग लगाएगा और इन दोनों का एलसीएम क्या निकालेगा, 15। 15 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग क्या जाता है एक साथ। अब एलसीएम ले लिया 15, तो 15 एकम 15 और 1 इंटू 4 प्लस 5×3 15 और 3×3 9, तो कितना आया, 13/15। तो एलसीएम आपको ऐसे हेल्प करेगा। अब जो बच्चे 15 इंटू 5 करते हैं फिर उनको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन हमें एलसीएम का मतलब पता है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों, दो या दो से ज़्यादा नंबर का क्या जाता है, भाग जाता है। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो अभी तक हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा,
नंबर लाइन, उसके बाद में टाइप ऑफ नंबर्स, जिसमें क्या क्या थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, और ये सारे नंबर मिलके क्या माने जाते हैं, रियल नंबर्स। उसके बाद में हमने देखा बोर्ड मास रूल, जिसमें बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और लास्ट में हमने क्या देखा बोर्ड मास के बाद में, एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद में एक छोटा सा और कंसेप्ट बता देती हूँ, जो हालांकि आपके चैप्टर में भी है, फिर भी मैं इसको बेसिक्स में लेती हूँ, दैट इज योर पावर, जिसको हमारे चैप्टर में है इंडिसेस। ये यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये आगे बहुत हेल्प करेगा एल्जेब्रिक में भी यानी इक्वेशंस में भी, और आपके चैप्टर फर्स्ट में यानी थर्ड पार्ट में भी। अब पावर, काफ़ी लोगों को पावर में एडलेस करने में, डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होती है। अब पावर में कैसे एडलेस किया जाता है, याद रखना, अगर जैसे मैंने लिखा a टू द पावर 2 यानी a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। याद रखना, अगर बेस और पावर सेम है, बेस और पावर सेम है, किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म की बेस और पावर सेम है, तो उनके कॉन्सिक्वेंट आपस में यानी जो है ये, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्म की बेस और पावर सेम है तो उनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे। अब इसके आगे कुछ भी नहीं दे रखा है तो मैं क्या मान के चलूंगी, एक तो उनके कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड और लेस हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइन जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये क्या है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, ए स्क्वायर। बेस और पावर सेम है तो इनके कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड और लेस। अब यहाँ पे भी प्लस का ए स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस का 2a स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3a स्क्वायर। क्या यहाँ पे बेस और पावर सेम है, नहीं, बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है, सेम नहीं है, तो ये क्या रहेगा, 3। दैट्स इट, ये आपका आंसर। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में एडलेस करने में यानी पावर को क्या ध्यान रखना है, अगर बेस और पावर सेम है तो कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड और लेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। जैसे ये 3a4 अपॉन 2ac, वहाँ पे तो मैंने क्या बोला, बेस और पावर दोनों देखनी है। अगर बेस और पावर किसी भी एल्जेब्रिक फॉर्म के सेम है तो कोफिशिएंट आपस में ऐड और लेस हो जाएंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर क्या है 3a टू द पावर 4 और नीचे क्या है 2ac, 3a टू द पावर 4 और नीचे क्या है 2ac। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, पावर आपस में एडलेस होती है। मतलब अगर आपका बेस सेम है, अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड और लेस। अगर मल्टीप्लिकेशन में है अगर एल्जेब्रिक फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड, और अगर डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएगी, लेस। जैसे कि ये मुझे क्या दे रखा है, 3a टू द पावर 4 और 2ac, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, नहीं, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। यहाँ पे a की पावर कितनी है, 4, और यहाँ पे a की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1। तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू a की पावर 4-1, क्या हो जाएगी, a की पावर 4-1। यहाँ पे c की पावर कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो मैं क्या मान के चलूंगी, c की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे c की पावर 0 और यहाँ पे c की पावर क्या है, 1, तो क्या रहेगी, c की पावर 0-1। तो आंसर कितना आया भाई, 3/2 a की पावर 3/c, राइट। उसको बाद में समझेंगे। तो मैंने क्या बोला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो क्या देखना है आपको, अगर बेस और पावर सेम है तो कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड और लेस। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएगी और डिवीजन में पावर्स क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये थोड़ा सा इंडिसेस का टॉपिक था आपका, एल्जेब्रिक फॉर्म को लेके आके बहुत हेल्प करने वाला है आपको। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको आप एक बार वापस रिकॉल करना, रिकैप करना घर जाके, आपको आगे बहुत हेल्प करेगा।
और जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रेशियो। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से करना, थैंक यू।